Hello students, how are you? I think all of you will be fine and taking care of yourself from the COVID-19 and following all the rules and regulations given by the government, and I think all of you very responsible persons of our nation, keeping yourself safe and try to keep others safe boundary. Today we have discussed a new chapter related to the introduction of the trigonometry or applications of the trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री हमने जब शुरुआत कराई थी तो आपको बताया था कि एक ऐसा चैप्टर है जो कि जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक आपके साथ चलेगा। तो क्लास 10th में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो पहले वाले चैप्टर में यानी चैप्टर 7th में 8th में क्या था कि इंट्रोडक्शन था। ये चैप्टर 9 है, 8 नहीं है, ये चैप्टर 9 है। तो चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ कहाँ पर होती है। तो यूज तो बहुत सारी जगह होती है, उनमें से कुछ जगह का यूज आपके सिलेबस में होगा, जैसे कि लेंथ निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए, ठीक है, ब्रेथ निकालने के लिए। हाइट किसी भी चीज़ की हो सकती है, स्टूडेंट की हाइट, फैन लगा हुआ उसकी हाइट, ठीक है, ट्री की हाइट, पोल की हाइट, रॉक की हाइट, टावर की हाइट, ठीक है। तो इस या ब्रेथ क्या हो सकता है, जैसे कि रिवर है तो रिवर को बिना मेजर किए उसकी ब्रेथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इवन स्टार्स तक की हाइट ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड आउट कर सकती है, की जा सकती है। अब जैसे सैटेलाइट है वो मूव करता है, ठीक है, तो उसमें क्लास 11th या 12th का चैप्टर होता है, वो लगाया जाता है कि उसमें कितना फ्यूल भरा गया और कितनी हाइट पे पहुंचा है, तो कितने फ्यूल से वो कितने हाइट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उसकी भी जो लोकेशन है, जो एक्सेस है, वो भी इस ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है कि अप्लाइड किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड रिलेशन विद द एंगल्स, ठीक है ना। तो रिलेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल with the side, but the relation of the angles with the sides of a triangle we already discussed in the chapter 8 introduction of trigonometry, ठीक है। उससे आगे की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो इस चैप्टर का बेटा एक और भी नाम हो सकता है, वो क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। या तो हाइट निकाले या फिर डिस्टेंस निकाले। तो कैसे निकालेंगे इस बात को हमने यहाँ पर सीखना है, ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और ये फैन चल रहा है, तो मैं जो खड़ा हुआ हूँ वो एक बेस हो गया। मान लो कि मेरा बेस ये है, ओके, और फैन की लोकेशन ये है और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो जब भी कोई चीज ऊंचाई पर है तो हम हमेशा क्या करेंगे, पलक ऊपर करके देखेंगे। भाई मैंने मान लो आप में से किसी को यहाँ पर खड़ा कर दिया और कोई बच्चा घर की छत पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर घर की छत पर बैठा हुआ है और मैंने कहा कि आप उसको देखो, तो आप हमेशा क्या करोगे, या तो गर्दन ऊपर उठाओगे या फिर पलक ऊपर उठा करके देखोगे उसको। तो क्या होता है कि मान लो कि हाइट हमेशा एक वर्टिकल हाइट हुआ करती है और आप यहाँ पर है और इसको देख रहे हैं, तो इस तरीके से हमने ये एक लाइन बना दी। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कहेंगे, ठीक है। और इसको देखने के लिए आपने जो ये एंगल बनाया है, ये एंगल बन रहा है ना, तो ये एंगल कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई और ये क्या हो गया,
एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी दो वर्ड्स ऐसे आ गए कि एक तो लाइन ऑफ साइट, एक एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि जब भी हम नीचे से ऊपर की किसी चीज़ को देखते हैं तो क्वेश्चन कहेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, कोई खिड़की लगी हुई किसी छत पे, अगर उसको देख रहे हो, किसी पोल के टॉप पे देख रहे हो, कुतुब मीनार को टॉप को देख रहे हो, ठीक है, कुतुब मीनार का मतलब कोई टावर को आप टॉप पे देख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा कि हमेशा आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे बेस के साथ में। अगर मेरी हाइट दे रखी है तो मैं उतने हाइट को नीचे की तरफ बनाऊंगा, अगर नहीं दे रखी तो हम क्या करूंगा कि इस तरीके से एक पैरेलल बेस बना लेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है। अब दूसरी बात ये है कि सपोज ये एंगल तो 90 डिग्री का हो गया। दूसरी बात ये है कि मान लो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आप यहाँ पर हो और आप मुझे देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो ये मेरा क्या हो गया कि लाइन ऑफ साइट हो गई। ओके, अब एंगल जो कोई भी एंगल बनाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, एक बेस होगा, तो बेस होगा तो ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। वैसे ये किसके इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब इसमें तीन बातें मेरे समझ में आई हैं, एक लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन बेसिकली तो इन दो ही चीज से हम क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन कर लाएंगे, ठीक है। तो करेंगे कैसे, इस बात पर हम कंसंट्रेट करते हैं, ठीक। तो कैसे कंसंट्रेट करेंगे, यानी कैसे हम इनको फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटा क्या होगा कि हर क्वेश्चन में आपको क्या होगा, एक डिस्टेंस पता होगी और एक एंगल पता होगा। क्या मालूम होगा, एक डिस्टेंस मालूम होगी, एक एंगल मालूम होगा, या दो एंगल मालूम होंगे या फिर दो साइडें मालूम होगी। तो मतलब ये हुआ कि मुझे तीन तो एंगल हैं इसके, 90 डिग्री को छोड़ दिया, या तो ये एंगल मालूम होगा या फिर ये एंगल मालूम होगा, या फिर इन दोनों साइड, तीनों साइडों में से एक साइड मालूम होगी, इन तीनों साइडों में से एक साइड मालूम होगी, ठीक है। तो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, तो दो पार्ट मालूम पड़ गए। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मुझे दो पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और उन दो पार्ट से हम क्या करेंगे कि जो तीसरा पार्ट हमसे निकलवाएगा उसका हम रेशियो ले लेंगे, बराबर वो रेशियो, वो एंगल रख देंगे। क्या होगा कि हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया इस बात को समझने के लिए। Pause the video and draw both the diagrams. हमने कहा कि मान लो कि हमारे पास एक पोल है, ये पोल है, और आप इससे 20 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं। ये टावर को तो मीनार मान लिया हमने, और इससे 20 मीटर की डिस्टेंस पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है। और जब आप इसको, इसके टॉप को देख रहे हैं तो क्या है कि आप एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री का। तो आप बताइए कि टावर ऑफ द, या वो हाइट ऑफ द कुतुब मीनार कितनी होगी। हाइट ऑफ द टावर मान लें, चाहे कुतुब मीनार मान लें, पोल मान लें, रॉक मान लें, कुछ भी मान लें, हमें अपने को मान लेते हैं, या फैन मान लिया, ट्री मान लिया। तो इसकी हाइट मुझे मालूम है। तो मैंने कहा था आपसे अभी कि मुझे दो चीज़ें पता होंगी और तीसरी चीज़ निकल आएगी। तीसरी नहीं, सब चीज़ें निकल आएंगी इससे। कैसे निकलेंगी, हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। जो चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है वो ले ली मैंने, और जो चीज़ मुझे गिवन है वो ले ली, ठीक है। अब पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर हुआ करती है।
तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। यही तो हुआ। तो एक परपेंडिकुलर अपान में बेस किसके बराबर होता है? तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके इक्वल है? बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपान में बेस। ठीक है। कॉट थीटा किसके बराबर है? बेस अपान में परपेंडिकुलर। सेक थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपान में बेस, वो हाइपोटेन्यूज अपान में बेस। कॉसेक थीटा किसके बराबर है? h/p के बराबर है। ठीक है। तो वो तो हमने आपको बताया था कि ABCD है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, कंपलसरी है हर बच्चे को आने के लिए। जब तक वो नहीं आएगी तब तक कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपान में बेस 10 के बराबर होता है और ये एंगल कितना दे रखा मुझे? 45 डिग्री दे रखा। ठीक है। तो टेबल बनाना मैंने सिखाई आपको, अदरवाइज टेबल आपको क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए। तो अब देखो ए बी मुझे निकालनी है। ए बी मैंने क्या मान रखी है कि हाइट ऑफ द टावर है, और बी सी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। 1045 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में हो गया। तो ये बाय द वे इक्वल अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल होता तो ये इक्वल नहीं होता। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। तो बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, कुछ 10 तरीके के डायग्राम्स होंगे इसके अंदर, और वो 10 तरीके के डायग्राम्स क्या होंगे, हम जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें ऑलमोस्ट सारे आ जाएंगे। तो उनको पहले बताने से कोई फायदा नहीं बेटा। इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में आप ये मान के चलो कि अगर क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और उसका अगर डायग्राम बन गया तो क्या होगा कि आप 90% ये होगा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो हम सिखाते हैं आपको एक आध क्वेश्चन इसके। ये हमारी एक्सरसाइज है 9.1, यहाँ पर 8.1 गलती से लिख गया। ये चैप्टर है 9, तो ये एक्सरसाइज है हमारी 9.1। ठीक है ना। तो आते हैं भाई कि एक्सरसाइज 9.1 पर, और बताते हैं आपको कि कैसे डायग्राम बनेंगे और कैसे हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब सर्कस का आर्टिस्ट जो है वो एक रोप पे चढ़ रहा है। उस रोप की इसने मुझे क्या दे रखी है? लेंथ दे रखी है, which is tightly straight to the tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा पोल हो गया और ये रोप हो गई। भाई इसी पे तो चढ़ेगा, इस पे थोड़ी चढ़ जाएगा। यही तो रोप हो गई हमारी। इसकी लेंथ उसने कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखी है। ठीक है। अब ये हमसे फाइंड आउट क्या करा, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इसको मैंने h मान लिया। ये 90 डिग्री का होता ही है और ये एंगल मुझे दे रखा है इसने 30 डिग्री का। ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? पूरा लिख करके बताएंगे। हमने लिखा कि लेट ए बी बी द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h मीटर। ठीक है। यहाँ पे मीटर था इसलिए मैंने यहाँ पर भी h मीटर लिख लिया। और AC क्या है? लेंथ ऑफ द रोप। AC इज लेंथ ऑफ अब इसने हमसे कहा है कि 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड और रोप के साथ में बनता है। तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है। अब हम लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल ABC क्या होगा भाई? ये चीज फाइंड आउट करनी है और ये मुझे गिवन है। तो मेरा आ गया AB अपान में AC। अब AB यानी ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है? 30 डिग्री दे रखी है। अब देखो AB की वैल्यू मैं चाहूँ तो h रख सकता हूँ और ये 20 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। h किसके इक्वल हो गई? तो ये आ गई मेरी
10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल क्या हो गई, 10 मीटर के इक्वल हो गई। समझ में आया होगा ये। और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को और फिर हो जाएगा। जैसे ही डायग्राम बनेगा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत सारा लगेगा भी नहीं, बहुत सारे वैरायटी के भी क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। और बेटा डायग्राम का मार्क्स भी हुआ करता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखो क्या है कि मान लो कि हमारा ये ट्री है, ठीक है, आंधी तूफान आया और वो यहाँ से टूटा, और टूटने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा बेंड हुआ, यानी ऐसे, और बेंड होकर के जमीन में, जैसे टूटा हुआ पेड़ आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो बेंड होकर के एक तरीके से जमीन में ये टच हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये अब हमने इमेज कर लिया कि ये टूट गया, और ये टूटा हुआ हिस्सा ये यहाँ पर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर इसका नाम मैंने ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया और डी मान लिया। ठीक है, ये हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो टूट करके जमीन से टच हुआ, तो इसके फुट से इसकी डिस्टेंस इसकी कितनी है, 8 मीटर है, और जमीन के साथ में यानी ग्राउंड के साथ में ये एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब मुझे ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ट्री की हाइट तो यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक थी कि नहीं, तो ये ब्रेक डाउन वाला पार्ट BD के बराबर हो गया, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा। मुझे क्या निकालना होगा, BC प्लस AB निकालना होगा, वही तो हाइट ऑफ द ट्री होगी। तो यहाँ मैंने लिखा कि हाइट ऑफ द ट्री, लेट हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू कितनी है, AC, और AC में किसके बराबर मान लूँ, इसको H मान लेता हूँ और इसको X मान लेता हूँ, यानी H प्लस X के इक्वल हो जाएगी, ये तो होगी। तो अब मुझे H भी निकालना पड़ेगा और X भी निकालना पड़ेगा, और 8 दे रखा है, तो ये बात मालूम है और ये मालूम है, उससे ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, और ये आ गया मेरा क्या कि BC डिवाइडेड बाई CD इज इक्वल टू 1030। BC क्या है, H है, CD कितनी है, 8 मीटर है, ये किसके इक्वल होता है, 1/√3 के इक्वल होता है। तो H इज इक्वल टू कितना आ गया, 8/√3 आ गया, इतना मीटर, ठीक है। इसको चाहे तो हम रेशनलाइज कर दें, लेकिन अभी मुझे और भी आगे जाना, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर रेशनलाइज कर लूँगा। अब मुझे X की वैल्यू चाहिए भाई, तो चाहो तो अब ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, चाहे तो इसके साथ इसका रेशियो ले ले या इसके साथ इसका रेशियो ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अगेन ट्रायंगल इन BCD मैंने क्या लिख लिया कि CD अपान में BD ले लिया इज इक्वल टू, देखो ये बेस अपान में हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, cos थीटा के इक्वल होता है, cos किसके, cos 30 डिग्री के, ठीक है। तो CD मुझे कितनी दे रखी है, 8, और BD मुझे फाइंड X दे रखी है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। X की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्रॉस करेक्ट करके, क्रॉस करने के बाद क्या आ जाएगा, 8×16 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू X। हाइट ऑफ द ट्री क्या हो गई, AC इज इक्वल टू H प्लस X। H की वैल्यू भी मालूम है और X की भी मालूम है, दोनों को प्लस कर दो, 8 अपान में √3 प्लस 16 अपान में √3, दिस इज इक्वल टू 24/√3। रेशनलाइज कर दो इसको, ठीक है ना। तो 24√3 डिवाइडेड बाई 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया इसका आंसर, हाइट ऑफ द ट्री क्या आ गई, 8√3 मीटर हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। और आगे देखते हैं, कह रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ ए प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years.
she prefers to have the slide whose top is at height of the 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. With the elder children, she wants to have the street slide at a height of a 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each of the case? उस क्वेश्चन इतना बड़ा सा लिख रखा। आप सभी पार्क में कभी न कभी गए होंगे, पार्क में खेलते ही हैं, ठीक है ना। तो बच्चे वो स्लोपिंग हर्थ जो हुआ करता है, कोई ऊंचा होता है कोई नीचा होता है, क्या करते हैं उस पर स्लोपिंग करते हैं, मजे लेते हैं। तो ऐसे ही दो तरीके के बने हुए तो हमारे क्या बन जाएंगे, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल, ठीक है ना। और दोनों की हाइट पूछ रहा है तो और भी निकल आएगी, उसको कुछ नहीं ऐसा क्वेश्चन में। दो ट्रायंगल बनाए, एक बड़ा बना लिया एक छोटा बना लिया, अपने इमेजिनेशन के लिए एक रफ स्केच होता है ये। तो ये मैंने एक छोटा ट्रायंगल बनाया, ठीक है। एक थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, बड़े बच्चों की बात कर रहा है ये, तो ये बना लिया, ठीक है। इसकी हाइट h मान ली और इसकी x मान ली, ABC लिख लिया भाई, PQR लिख लिया, ठीक है ना। और इनका क्या कह रहा है कि एंगल मेजरमेंट दे रखा है। क्या एंगल मेजर, द प्रेफर टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of the 1.5 मीटर। तो एक का टॉप कितना है 1.5 मीटर, तो ये 1.5 मीटर मान लिया छोटा वाला। और एंगल कितना है इंक्लाइंड एट द 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, वेयर्स द एल्डर चिल्ड्रन 3 मीटर इंक्लाइंड 60 डिग्री, ये 3 मीटर है और ये एंगल कितने डिग्री का 60 डिग्री का, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट, ये अपान में ये बराबर क्या आ जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री आ जाएगा, ये अपान में ये बराबर क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री आ जाएगा। इसको कर देंगे, तो यहाँ लिखा कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो AB अपान में AC आ गया इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री आ गया। AB 1.5 है, ये CH है, साइन 31/2 के आ गया, H इज इक्वल टू कितना आ गया 3 कितना मीटर आ गया। इसी तरीके से इसमें क्या होगा कि PQ डिवाइडेड बाई QR होगा, दिस इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाई PR निकालते हैं, तो मैं PR लिखूंगा PR। और परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया साइन 60 डिग्री हो गया। PQ की वैल्यू 3 है, ये x मान रखे हमने, क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी तो 3/2 हो जाएगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी 6/√3 आ जाएगा। रेशनलाइज कर दिया इसको √3 से, क्या आ गया 6√3 आ गया, 3 आ गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया 2√3 आ गया। इतने मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे के क्वेश्चंस जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अपने यार दोस्तों से बोलें। थैंक यू, जय हिंद।